हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 29, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस लॉ क्या होता है ये समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो समझते हैं कि गॉस लॉ क्या है। ध्यान देना बेटा, अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ जो होता है उसे अगर अपन लोग देखें तो कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर कोई एनक्लोज सरफेस है तो उस एनक्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये कोई एनक्लोज सरफेस है लेट से, इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो अब इस सरफेस में लेट से चार्ज है Q1, यहां पर है Q2, इधर है Q3, इधर चार्ज है Q4 बेटा, इस तरफ चार्ज है Q5, ऐसे दे रखा। तो अब इधर मान लो ये -Q2 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इससे पास होगा, पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे जाएगा? Q1 चार्ज से ऐसे पूरा सरफेस ऐसे पास होगा, इमर्ज आउट होगा बाहर की तरफ, और -Q2 चार्ज से ऐसे जाएगा, वो माइनस की तरफ आएगा बेटा फ्लक्स इस तरीके से। सॉरी गलत बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती। ठीक है, ऐसे ये माइनस से ऐसे कहीं से आएगा ये, और प्लस की वजह से ऐसे बाहर जाएगा, ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो इससे पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, इससे पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो 1/ε0 ऑफ द सम ऑफ एनक्लोज चार्ज की होगा। मतलब स्टेटमेंट देखो बेटा लिखा हुआ है, क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स emerging out from a closed surface is equal to the product of sum of enclosed charge by the surface and the 1/ε0। मतलब कहने का ये है कि इससे जो पास होने वाला टोटल फ्लक्स होगा फाई ई, वो होगा इनका सबका सम। सम मतलब कितना? जो चार्ज अंदर है, इनसाइड चार्ज, एनक्लोज चार्ज जो है Q1 प्लस Q3 माइनस का Q2, इनके सम का 1/ε0 से जो प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल होगा हमेशा, तो इसके इक्वल हो जाएगा। ये हो गया फ्लक्स। अब सर बाहर वाले जो चार्ज हैं उनकी वजह से क्यों नहीं होगा? उनकी वजह से बेटा फ्लक्स नहीं आता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितना Q5 की वजह से इसके अंदर एंटर करेगा उतना ही तो बाहर निकल चुका होगा, इसलिए उनकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं आएगा। हाँ, बाहर वाले चार्ज होंगे उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा, लेकिन फ्लक्स नहीं आता। ये चीज ध्यान रखनी। अच्छा, ये अगर गॉस लॉ की अपन लोग बात करें तो बच्चे ये गॉस लॉ जो होता है वो है क्या चीज? वो गॉस लॉ जो है ये एक, मैं मान सकता हूं अल्टरनेटिव मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का। जैसे कूलॉम्स लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते थे, वैसे गॉस लॉ एक अल्टरनेटिव मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने का। ठीक है, इट इज द अल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड electric field strength, to find electric field strength। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। अगर मैं बेटा गॉस लॉ की बात करूं भी तो गॉस लॉ को अगर मैं देखूं बेटा, ध्यान दो, मैं अगर गॉस लॉ की बात करूंगा तो इसमें होगा क्या समझो। अगर मैं इसकी बात करूं गॉस लॉ की, तो ये यूजफुल तब है जब सिमेट्री हो चारों तरफ। सिमेट्री का मतलब ये हो गया, या तो इनफाइनाइट लेंथ की रॉड हो तो सिमेट्री बनेगी, अदरवाइज मैं कहूँ कि कोई स्फीयर है तो सिमेट्री बनेगी जाकर के। यानी सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए यूजफुल है, एप्लीकेबल हर जगह। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर बट यूजफुल फॉर ओनली सिमेट्री। अगर सिमेट्री बन रही तो उसके लिए यूजफुल है। ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर सिमेट्री। उससे आसानी से कैलकुलेशन तो इससे सभी से होगी, लेकिन बेटा फिर वो मैथमेटिकली टफ हो जाएगा। तो इसलिए यूजफुल जो है ये किसके लिए? केवल और केवल जो सिमेट्रिक रीजन्स बनेंगे, सिमेट्री जहां पर आएगी वहां के लिए यूजफुल है, और एप्लीकेबल एवरीवेयर फॉर सिमेट्री एंड एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर। एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर एक जगह बेटा ये एप्लीकेबल है। हर एक जगह एप्लीकेबल है, तो केवल सिमेट्री के लिए यूजफुल है और हर एक जगह बेटा क्या है? एप्लीकेबल है। अब समझो जरा बात को, ध्यान देते हैं। अगर मैं देखूं, ध्यान दो बेटा,
तो ये तो गॉस लॉ की बात करी मैंने। अब अपन लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ये ऐसे चार्ज की वजह से इस तरीके से आता है, इसकी वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो चीज ध्यान देते हैं। ठीक है, तो लेट से अपने पास में कोई सरफेस है, सपोज अपने पास में कोई सरफेस है और उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ बेटा। मैंने मान ली एक कोई ऐसे सरफेस है, एक कोई स्फेरिकल सरफेस है, सॉरी कोई स्फेरिकल सरफेस है इस तरीके से, ये कोई स्फेरिकल सरफेस है। इस सरफेस के अंदर बेटा कोई चार्ज रखा है, सेंटर पे बने वाले बीचों बीच ये रखा है बेटा क्यू। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करेगी चारों तरफ, ऐसे ऐसे इस सरफेस को गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली मैंने, इससे ऐसे क्रॉस करेगी चारों तरफ इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे क्रॉस करेगी। ऐसे भी होंगे बेटा कुछ, ये जो सरफेस बनी है वो तो ऐसी है ना, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ऐसे भी जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इसे चारों तरफ क्रॉस करेंगे। तो इससे बेटा पास होने वाला जो फ्लक्स होगा, इससे जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो क्या होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकली और मैंने एक छोटा सा चिन्ना सा एरिया ले लिया, दैट इज डी ए वेक्टर। इस अगर एरिया वेक्टर की बात की जाएगी तो ये एरिया वेक्टर बेटा क्या होगा, डी ए वेक्टर होगा। और ये डिस्टेंस मैंने लेट कर ली कितनी है बालक, r है। तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा दैट इज द डी फाई। और इस डी फाई की अगर अपन लोग बात करेंगे तो बेटा वो हो जाएगा ई डॉट डी ए। अब देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में तो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। और अगर इनके बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है तो डी फाई की तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, ई डी ए कॉस 0। ये हो गया डी फाई की वैल्यू, कितनी आ गई बालक, ई डी ए कॉस 0। यानी डी फाई इक्वल टू आ गया ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अगर अपन लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर रखा हुआ चार्ज क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। डीए वेक्टर को अगर लिखेंगे, छोटा सा चिन्ना सा एरिया है, ऐसे लिख दिया डीए। अब इसे इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो इंटीग्रेट करोगे तो फाई की वैल्यू तो आ जाएगी कितनी बेटा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। डीए का इंटीग्रेशन बेटा इस पूरे स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया, और ये इंटीग्रेशन तो आ गया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। भाई पूरे का एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया और 4 पाई से 4 पाई को खत्म कर दिया। तो जो फ्लक्स आया बालक वो कितना आ चुका है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इसके इस सरफेस के अंदर जो एनक्लोज चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट से प्रोडक्ट, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं जो नेट फ्लक्स आएगा किसी सरफेस से तो वो आएगा एनक्लोज चार्ज, नेट एनक्लोज चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ये इसकी प्रूविंग होगी गॉस थ्योरम की। अच्छा अब सर इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर ये स्फीयर नहीं होता तो क्या करते हैं। अरे बेटा तो भी एक ही बात थी, कैसे, ध्यान दो। अगर मान लो स्फीयर नहीं होता, अगर स्फीयर नहीं होता ऐसी सरफेस होती और यहां चार्ज होता, तो मैं काम करता हूं, इसका एक इंतजाम करता हूं। मैं कहूं मैं सरफेस एक ऐसी ड्रॉ कर ले रहा हूं, इस सरफेस को कहूंगा मैं गॉसियन सरफेस, जो इसे एनक्लोज कर ले। तो इसे एनक्लोज किस सरफेस ने किया, बच्चा बोले सर इसे तो एनक्लोज कर लिया, किसने कर लिया, एक स्फीयर ने ही तो एनक्लोज करा। तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा पूरा का पूरा इस सरफेस से, वो मेरे बच्चे कहेंगे कितना होना चाहिए, वो तो होगा कितना, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा भाई, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। इस छोटी सी सरफेस, इस सरफेस का नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ए दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मेरे ख्याल से सारी बात दिख रही है, क्या दिख रहा है बेटा, जितना फ्लक्स इस वाली सरफेस से पास हो रहा है उतना ही फ्लक्स तो बाहर वाली सरफेस से पास हो रहा है। भाई उससे ऐसा तो नहीं बीच में कुछ खत्म हो जा रहा है या कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है। जितना फ्लक्स ये इस वाली सरफेस से पास हो रहा है उतना ही फ्लक्स तो बाहर वाली सरफेस से पास हो रहा है। इसका मतलब किस चीज पर फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा है, ना तो बेटा इसके साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा और ना इसकी शेप कैसी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिपेंड तो इस चीज पर कर रहा है कि सामने वाला एरिया इसका कैसा है, प्रोजेक्टेड एरिया कैसा, इस पर डिपेंड करता है। तो फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन projected area
प्रोजेक्टेड एरिया एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, उस सरफेस से जितना प्रोजेक्टेड एरिया होगा, जो सामने प्रोजेक्टेड एरिया पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्टेड एरिया ओनली, ये प्रोजेक्टेड एरिया पर डिपेंड करेगा। किस पर नहीं डिपेंड करेगा? इट डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ सरफेस, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो फ्लक्स इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता, वो तो केवल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या है ये बेटा समझ लो। मान लो ये कोई अपने पास में एरिया है, लेट्स से ऐसे फ्लक्स जा रहा है, तो फ्लक्स केवल इसी एरिया पर डिपेंड करेगा, सामने वाला एरिया कितना है, ई डी इसी का करेंगे, पीछे कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केवल ये डिपेंड किस पर करता है बेटा? प्रोजेक्टेड एरिया पर ही डिपेंड करता है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब मान लो देखो बेटा, अगर कोई बॉडी ऐसे है जिसमें पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इसकी वजह से फ्लक्स बाहर की तरफ जाएगा, यानी आउटसाइड फ्लक्स होगा, आउट ऑफ द सरफेस। तो जो आउट ऑफ द सरफेस फ्लक्स होगा वो क्या होना चाहिए? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, स्केलर क्वांटिटी, चार्ज तो पॉजिटिव है, तो वो फ्लक्स कैसा होगा बेटा? हमेशा पॉजिटिव। और जो फ्लक्स एंटर करेगा इसमें वो तो होना चाहिए बेटा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि अगर मैं बात करूं ऐसे कोई बॉडी यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेगेटिव की तरफ आएंगी, और अगर नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आ रही होंगी तो इसमें जो फ्लक्स आ जाएगा वो तो बेटा क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो हमेशा हम लोग जो फ्लक्स एंटर कर रहा होगा उससे अपन लोग नेगेटिव लेकर के चलेंगे, और जो फ्लक्स बाहर आएगा उसे ऑलवेज हम लोग कैसा लेकर के चलेंगे? पॉजिटिव। अगर मान लो कोई डाइपोल है और वो किसी सरफेस से एनक्लोज रखा हुआ है, तो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज, ये डाइपोल है, तब जो फ्लक्स होगा इस सरफेस से पास होने वाला, तो जितना नेगेटिव की तरफ एंटर करेगा बेटा उतना ही पॉजिटिव से क्या होगा बेटा? बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, एक से दूसरे को क्या कर देंगे बेटा? माइनस। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। मेरे ख्याल से यहां तक तो बातें समझ में आ गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं, मैंने लेट से एक क्यूबॉइड बना दिया, मैंने मान लिया कि एक कोई क्यूबॉइड है बेटा, ये सब मैं केसेस बना रहा हूं, मैंने मान लो केस 1 ले रहा हूं, मैंने कह दिया कोई क्यूबॉइड है बालक, यहां पर कोई क्यूबॉइड है ऐसे, लेट से मैंने एक क्यूबॉइड बनाया, ये रहा क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्या हुआ? मैंने क्यूबॉइड के बीचों बीच एक चार्ज रख दिया क्यू, और मैंने बोला कि ये बताओ इसकी साइड, क्यूबॉइड में बेटा क्यूब है और इसकी साइड लेट से ए है। अब इस क्यूब के बीचों बीच एक चार्ज है, तो इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो बच्चा बोले सर इससे पास होने वाला फ्लक्स तो हम लोग निकाल ले जाएंगे, और वो फ्लक्स तो होना चाहिए क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मैं बोलूंगा भाई क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ही क्यों रखा बेटा? इसलिए होगा ये इससे पास होने वाला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैं इस अगर चार्ज को एनक्लोज करना चाहूं तो मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, और जो गॉसियन सरफेस होगी कैसी बेटा? स्फेरिकल सरफेस होगी, और अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो इससे फ्लक्स क्या होगा? टोटल बाहर की तरफ निकलेगा, इधर 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 चारों तरफ ऐसा निकलेगा, और इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कितना हो चुका है बालक? वो हो चुका है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स हो गया। तो जितना इससे निकलेगा उतना ही तो पूरी सरफेस से निकलेगा, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बच्चे के दिमाग में और चीज चली, एक बच्चा बोले सर मैं और एक काम करना चाहता हूं, मैं तो इस चार्ज को यहां रखूंगा ही नहीं सेंटर पर, मैं तो चार्ज को सेंटर पर ना रख करके कॉर्नर पे रखना चाह रहा हूं। भाई उसने कहा कि मैं जो चार्ज है उस चार्ज को सेंटर पे ना रख करके कहां पे रखना चाह रहा हूं? कॉर्नर पे रखना चाह रहा हूं। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम यार कॉर्नर पे रखना चाहो कॉर्नर पे रख दो, तुम्हारी मर्जी है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, सभी लोग स्वतंत्र हैं, संविधान का जमाना, ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पर।
भाई रख दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा करना चाहो वैसा कर लो। मैंने इधर पर एक चार्ज रख दिया, कहां पर रखा, कॉर्नर पर, यहां कॉर्नर पर एक चार्ज रख दिया ऐसे, ये रहा, इसके कॉर्नर पर ये चार्ज रख दिया, ये रहा चार्ज। अब दिमाग में आया सर कॉर्नर पर रख दिया, इससे पास होने वाला, इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होना चाहिए। यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस क्यूब से पास होने वाले फ्लक्स बता दूंगा। कैसे बता दूंगा, समझो। मान लो यहां कॉर्नर पर कोई अगर फ्लक्स रखा है, समझो मैं एग्जांपल दूं, जैसे ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर ऐसे करके, लेट से मैं बुक का एग्जांपल, बुक से ऐसे करके मान लो यहां पर ये कॉर्नर है, इस पर कोई चार्ज रखा हुआ, चार्ज का मतलब हो गया एक बॉल रखी, इसका 1/8 पोर्शन अंदर होगा, बाकी सारा पोर्शन कहां होगा बेटा, बाहर। कैसे, अगर मुझे इस चार्ज को घेरना हो तो मुझे ऐसे कितने क्यूब बनाने पड़ेंगे, सोचो। यहां पर रखा है तो एक तो मैं इधर क्यूब रखूं, क्या पूरा घिर गया, नहीं सर। एक इसके ऊपर रखा, फिर एक इधर रखा, क्या पूरा गिर गया, नहीं सर। इधर आधा वाला पोर्शन तो बचा रह गया, तो एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, अब भी क्या पूरा गिरा, नहीं सर, ये ऊपर तो बचा हुआ है ना। नहीं आएगा समझ। यार आप चार्ज को एक बॉल जैसा मानो, आप चार्ज को क्या मानो, एक बॉल जैसा माना। अब चार्ज को मैंने एक बॉल जैसा यहां पर ऐसे माना, तो इसे घेरना है पूरा, तो मैं एक क्यूब तो इधर बना दूंगा, एक क्यूब इसके ऊपर, एक क्यूब इसके ऊपर। अब आधी तो बॉल बची हुई ना इधर, उसके लिए कितने चाहिए होंगे, क्या इतने ही चाहिए, नहीं बेटा, एक इधर, एक इधर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, पूरी घेर ली मैंने। यानी मुझे तो 8 क्यूब रखने पड़ जाएंगे। कितने क्यूब रखने पड़ेंगे बेटा, 8 क्यूब। तो कॉर्नर पे अगर कोई चार्ज रखा, देखो ये बॉल जैसी रखी हुई है, ये पूरा स्फीयर बना हुआ है, तो इसे घेरने के लिए मुझे कितने चाहिए, एक तो इधर चाहिए होगा, एक तो यहां पर चाहिए होगा, ऐसे एक क्यूब, ऐसे एक इसके जस्ट पीछे, एक उसके पीछे, लेकिन ऊपर तो ये पोर्शन निकला रह जाएगा ना, ये पूरी बॉल जैसी बनेगी। अब मैंने भाई देखो, उधर जो पोर्शन निकला होगा उसमें 4 क्यूब हो गए, ऊपर जो पोर्शन निकला उधर भी तो 4 रखने पड़ेंगे, यानी टोटल जो है कितनी सर क्यूब ने इसे घेर पाया, सर इसके जैसे 8 क्यूब ने इसे घेर पाया। तो यानी 8 क्यूब से पूरा एनक्लोज्ड है। अब गॉसियन सरफेस अगर यहां बनाओगे तो उस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो केवल इस अकेले क्यूब से कितना होगा यार, 8 क्यूब से पास हो रहा कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से पास होने वाला तो फ्लक्स होगा बच्चा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। बच्चे कह रहे थोड़ी थोड़ी देर बाद तो दिमाग में बात घुस गई है, आगे और देखते क्या होना चाहिए। चलो और बनाता हूं, ध्यान देना बेटा। मान लो बच्चा बोला कि सर मैं यहां पर कॉर्नर पर नहीं रख रहा हूं चार्ज, इस बार में मैं कॉर्नर पर रखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तो चार्ज को रखना चाह रहा हूं किसी एक, मैं चार्ज को सर रखना चाह रहा हूं किसी एक सरफेस पर, किसी एक सरफेस के बीचों बीच रखना चाह रहा हूं। मैंने कहा भाई रख दो, यहां रख दो। अब यहां जैसे ही बच्चे ने चार्ज रखा, समझो अब इस सरफेस के बीचों बीच रखा, इसका मतलब आधा चार्ज कहां होगा बालक, आधा चार्ज नीचे और आधा चार्ज ऊपर। इसको घेरने के लिए किसकी जरूरत है, केवल अगर सर मैं एक क्यूब रख दूं यहां पर, इसके जस्ट ऊपर एक क्यूब बना दूं, और एक क्यूब बनाते ही ये क्या होगा, पूरा का पूरा सरफेस को घेर ले जाएगा, ये पूरी की पूरी सरफेस को घेर ले जाएगा, केवल एक क्यूब काम कर देगा इसका। ऐसे अब ये पूरी सरफेस गिर गई, तो यहां पर मैंने अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी, तो इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होना चाहिए, बच्चा बोले सर फ्लक्स तो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो क्या करेंगे सर, 2 से पास होने वाला फ्लक्स तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 से पास होने वाला तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। एक बच्चा बोला सर मैं एक काम और करता हूं, क्या मैं इसकी किसी एज पर देख लूं चार्ज रख करके, बिल्कुल बेटा रख के देख लो। यार रख लिया, अगर मैं किसी एक एज पे रखूंगा, किसी एक एज पे रखा, तो अब इसे कितने, भाई ये तुम समझो बॉल है, अब इसे घेरने के लिए कितने चाहिए क्यूब, यहां पर किसी एक एज पे रखा तो एक तो इधर, कितने हो गए 2 क्यूब, क्या पूरी घिर गई ना, तो और आगे की तरफ आएंगे तो एक क्यूब तो इधर रहेगा इसके साइड में, और 2 क्यूब इसके किधर रहेंगे, आगे की तरफ ऐसे रहेंगे, यहां पर एक घिर चुका होगा। इसका मतलब अब 4 क्यूब ने घेरा, तो एक क्यूब की वजह से फ्लक्स कितना आएगा, तो एक की वजह से आएगा क्यू अपॉन में 4 एप्सिलॉन।
इतनी बातें बच्चे के दिमाग में घुस चुकी है। अब बच्चा बोला सर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाह रहा हूं, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि सर मैं ऐसे पूछना चाह रहा हूं, मान लो ये कोई क्यूब है, मान लो ये कोई क्यूब है सर। मैंने कहा हाँ बालक बताओ क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर चार्ज जो है वो इस कॉर्नर पे रखा है। मैंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इससे पास होने वाला फ्लक्स तो क्यू वाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि इसे तो 8 क्यूब घेरेंगे। कितने क्यूब घेरेंगे बेटा? 8। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? 8y क्यू वाई 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई होगी बात यार, मैं दोबारा समझाता हूं। अगर मान लो यहाँ कॉर्नर पे ये चार्ज रखा है, तो ये चार्ज थोड़ा सा ऐसे बेटा ऊपर ऐसे निकला होगा, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर भी तो निकला होगा। तो इसे कैसे घेर सकते समझो, एक क्यूब इधर आया घेर लिया, अभी ऊपर भी निकला इधर भी निकला, तो एक क्यूब इधर गया घेर लिया, एक क्यूब इधर गया घेर लिया, लेकिन ऊपर वाला आधा पोर्शन तो बचा, यानी 4 और ऊपर रखने पड़े। 8 क्यूब ने इसे पूरा घेर पाया, क्योंकि ये आप चार्ज को गोल मानो, एक बॉल की तरह मानो, और कॉर्नर पर रखा है तो 8 चाहिए होंगे, 1/8 पोर्शन अंदर होगा इसका केवल। तो यानी कि 8 क्यूब अपने को चाहिए घेरने के लिए। तो वो मैंने कह दिया कि 8 से पास होने वाला कितना होगा? क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स हो गया। अच्छा बोला सर नहीं, मैं इसमें तो इंटरेस्टेड नहीं हूं, अभी मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूं। हमने भाई बालक पूछ लो, और क्या आप पूछना चाह रहे हो? अच्छा बोला सर मैं ये चाह रहा हूं कि ये सरफेस अगर ABCD है, ये वाली सरफेस, तो इस चार्ज की वजह से इससे कितना फ्लक्स पास होगा? तो यार ये तो क्वेश्चन अच्छा है। तो इससे अगर पास होने वाला फ्लक्स देखोगे ABCD से, तो यार चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी। देखो इस सरफेस को तो सारी की सारी ग्रेज करती हुई चली जा रही, यानी इससे अंदर से तो कोई पास ही नहीं हो रही। भाई पास होने के लिए सरफेस को क्रॉस करनी चाहिए, और सरफेस को कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया बेटा? 0, क्योंकि ग्रेज करते हुए जा रही, उससे पास नहीं हो रही। तो यानी इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या हो गया? 0, जब चार्ज कॉर्नर पर रखा। अच्छा बोला सर अगर इसकी वजह से 0 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं CDEF, ये जो सरफेस होगी इसकी वजह से भी 0, क्योंकि चार्ज तो यहीं पर मौजूद है, और ऐसे इधर भी ग्रेज करता हुआ चला जाएगा, इधर भी ऐसे ग्रेज करता हुआ चला जाएगा। हाँ भाई इस सरफेस पर भी ऐसे ग्रेज करता हुआ चला जाएगा, यानी फ्लक्स थ्रू सरफेस CDEF इज ऑल्सो 0। चलो सर एक और सरफेस है जो बिल्कुल एडजेसेंट है, इससे बिल्कुल लगी हुई है, और वो सरफेस कौन सी है? वो सरफेस तो है ADE और G। ये जो पीछे वाली सरफेस दिख रही है ADGE। हाँ सर इससे भी फ्लक्स जो होगा वो ऐसे ही क्या होगा? ऐसे ही सरफेस को ग्रेज करेगा, नीचे की तरफ ऐसे ग्रेज करेगा, पीछे की तरफ ऐसे ग्रेज कर रहा है। तो इससे भी पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? इससे पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू फाई किसका बेटा? ADEG, ये भी 0 है। लेकिन सर टोटल तो इस पूरे क्यूब से फ्लक्स क्यू वाई 8 एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा था। तो बेटा बची हुई 3 सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? तीनों में डिवाइड कर दो इसको, तो बची हुई सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन में 24 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 1 से इतना पास हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से कहानी क्लियर होगी, अब कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो तो अब एक थोड़ा छोटे छोटे 1-2 न्यूमेरिकल बेटा निपटाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, मान लो कोई ऐसे करके एक क्यूब है, लेट से एक कोई क्यूब है, ये कोई बेटा क्यूब है, ये कोई क्यूब है, और ये जो क्यूब है इधर है बालक वाई एक्सिस, इधर है एक्स एक्सिस, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ये जेड एक्सिस है बालक।
ये रहा जेड एक्सिस, ऐसे रखा है। एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और वो है ई वेक्टर इक्वल टू ए प्लस एक्स आई कैप, ए प्लस एक्स आई कैप, वेयर ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। ए जो है बेटा क्यूब की साइड है, ठीक है, ऐसा दे रखा। और ये क्यूब की वाली सरफेस ओरिजिन से ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा एक्स एक्सिस में होगा, इस डायरेक्शन के लॉन्ग ऐसे एंटर करेगा और ऐसे बाहर निकलेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये एक बात बताओ, इसमें अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो बताओ। फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्यूब। इस क्यूब से कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो अपन लोग को कैलकुलेट करना है। चलो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, निकालते हैं। समझो बेटा, अगर इससे मुझे चार्ज एनक्लोज निकालना है, ध्यान देना, कितना होना चाहिए? सर चार्ज एनक्लोज होगा क्यों? अरे बेटा चार्ज एनक्लोज होगा क्यों? क्योंकि एंटर करने वाला जो फ्लक्स है वो कैसा है? वो नेगेटिव, और बाहर निकलने वाला मैंने कहा फ्लक्स हम लोग कैसा कंसीडर करेंगे बेटा? पॉजिटिव। तो एंटर करने वाला फ्लक्स कितना है? देखो, एंटर करने वाले फाइव एंटर, ये वाला जो फ्लक्स अगर देखें तो वो कितना होना चाहिए बेटा? वो होना चाहिए ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा यूनिफॉर्म है, तो अपन लोग इस मूड में बिल्कुल नहीं है कि इंटीग्रेशन करना पड़े। एरिया की अगर बात करें तो एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन, इसकी भी डायरेक्शन वही, तो ई ए कॉस जीरो बन गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं फाइव इनकी बात करूंगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो कितना है? एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? जीरो है, तो ई इन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओरिजिन पर, ए एक्स की जगह जीरो आई कैप, यानी कि केवल ए आ गया। इधर अगर एरिया की बात करी जाए तो बेटा एरिया तो ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर मींस ए क्यूब हो गया। ये तो एंटर करने वाला फ्लक्स है जो एंटर किया है, इन किया जिसने। फाइव आउट की बात करोगे तो वो होना चाहिए बेटा ई आउट इंटू एरिया ए कॉस जीरो। ई आउट की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? एक्स की जगह ए रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2a, और एरिया वेक्टर तो ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2a क्यूब। बाहर निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव, अंदर जाने वाला फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव। तो नेट फ्लक्स तो आ जाएगा 5 आउट, नेट फ्लक्स हो जाएगा 5 आउट माइनस 5 इन। 5 आउट की वैल्यू होगी 2a क्यूब माइनस 5 इन की वैल्यू होगी a क्यूब, तो ये बचेगा a क्यूब। और इस फ्लक्स की वैल्यू होनी क्या चाहिए बालक? ये वैल्यू तो आ जाएगी q अपॉन में, भाई नेट फ्लक्स कितना होता था? नेट एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एनक्लोज चार्ज की तो वैल्यू आ गई कितनी बेटा? a क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये कहानी बन गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान देते। और मान लो कि अगर इस तरीके से ना दिया हो, क्वेश्चन ये हो कि कोई क्यूब है, ये कोई क्यूब है बेटा, ये कोई वाला क्यूब है, इस क्यूब की साइड है ए, और ये कोई इनफाइनाइट रेड लेंथ की रॉड है जिसकी चार्ज डेंसिटी बेटा लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी बेटा कितनी? लैम्डा है, यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें ये कहा जाए फाइंड, अगर इस रॉड को, इफ दिस रॉड पुट इन द क्यूब, अगर इस रॉड को क्यूब में रख दिया जाए, रख दे, देन फाइंड मैक्सिमम फ्लक्स
पासिंग थ्रू द क्यूब। अगर इस रॉड को इस क्यूब के अंदर रख दिया जाए तो मैक्सिमम फ्लक्स कितना पास होगा। अब बच्चे कहेंगे सर फ्लक्स को अगर हम लोग देखें फाई को, तो फाई तो बेटा होना चाहिए क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है यार, जब अगर क्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो फाई की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यू की वैल्यू ज्यादा तब होगी जब इस रॉड का इनफाइनाइट लेंथ की रॉड का मैक्सिमम पोर्शन इसके अंदर है, क्योंकि चार्ज तो बेटा क्या होता है, यहां पर चार्ज तो होगा लैम्डा इंटू एल, चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ अगर इसके अंदर रहेगी तभी ऐसा होगा। और बच्चा बोले सर मैक्सिमम लेंथ तो तभी रह सकती है जब मैं इस रॉड को ऐसे डायगोनली रखूं, इतना पोर्शन इसका अंदर रहेगा, बाहर से मतलब नहीं, तो इतना चार्ज एनक्लोज हो गया। तो यानी ये चार्ज कितना होना चाहिए, बच्चा बोले सर यहां पर ये जो मैक्सिमम चार्ज आएगा उसकी वैल्यू तो आ जाएगी लैम्डा इंटू ये वाली लेंथ, और ये लेंथ तो हो जाएगी a√3। तो फ्लक्स कितना पास होना चाहिए, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस इज लैम्डा a√3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स हो गया। मेरे ख्याल से इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं कहूं कि और क्या क्या हो सकता है, तो बच्चा बोले सर अभी तो क्वेश्चंस हम लोग और कर सकते हैं, एक और मैं कर लेता हूं बेटा। मान लो ये कोई स्फीयर है, लेट्स से दिस इज स्फीयर, और इस स्फीयर से इस स्फीयर की रेडियस है r, स्फीयर की रेडियस कैसी r, यहां पर कोई एक इनफाइनाइट लेंथ की सीट रखी हुई है, ये बेटा सीट है ऐसे रखी है स्फीयर, जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x। देन फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर। इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। कितना होगा वाला, अगर ये r है ये x है, तो ये वैल्यू तो हो गई √r² माइनस x²। तो बेटा लैम्डा का नहीं मल्टीप्लाई करना, समझो क्या होगा। मान लो पूरा स्फीयर है, सीट ऐसे रखी हुई, तो सीट का इतना पोर्शन केवल दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा बेटा, सीट का। ऐसे करके पूरा स्फीयर है, ये सीट रखी अंदर, तो सीट का जो पोर्शन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर, यानी अंदर तो डिस्क होगी एक तरीके से। यार ये जो सीट है इसका अंदर वाला जो पोर्शन है होगा वो ऐसा होगा, सर्कुलर। जिस सर्कल की रेडियस कितनी, √r² माइनस x²। तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा, चार्ज तो सर पता है, चार्ज जो इसमें एनक्लोज हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू रेडियस का स्क्वायर, पाई r² होता ना, तो पाई इंटू r², r मींस r² माइनस x²। तो सर फ्लक्स कितना आएगा, तो फ्लक्स तो बेटा आ जाएगा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा पाई r² माइनस x² अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा अभी अपन लोगों ने गॉस थ्योरम केवल पढ़ी बेसिक सी, और उससे रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम्स करी। नेक्स्ट अपन लोग जो पढ़ेंगे थोड़ा सा बड़ा लेक्चर करेंगे, क्योंकि पूरी गॉस थ्योरम को निपटाने की मैं कोशिश करूंगा। और उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल के बारे में, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते, वो सारी चीजें, और उससे रिलेटेड एडवांस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो तब तक के लिए बेटा इजाजत दीजिए, धन्यवाद।